नमस्कार मित्रों, मैं प्रियेश मिश्रा आप सबका स्टडी कैंप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण से टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे कि एग्ज़ाम में इससे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इसको पढ़ने और समझने के बाद एग्ज़ाम में ये हमारा कितना मदद कर पाता है। चूँकि ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं चाहूँगा इसको बेसिक से समझा जाए, इससे जो भी प्रश्न आए एग्ज़ाम में हम लोग इसको करके आएँ। पूरा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ ये रहेगा कि आप चीज़ को समझें और एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उसके आधार पे ही मैं आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी दूंगा और पढ़ाऊँगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे ही आप अपना लुसेंट का बुक खोलते हैं उसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता दिखता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि है क्या, मतलब क्या भला है ये सिंधु घाटी सभ्यता। कोई जगह है या कोई विशाल देश है या क्या अभी है? तो जी हाँ, अभी है, इसका स्थान अभी है। लेकिन ये जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। आज से बहुत साल पहले की ये बात है कि लोग कहीं रहते थे, हम ही लोग जैसे थे वो लोग भी, और वो लोग कहीं पे रहते थे। जिस इलाके में वो लोग रहते थे उस पूरे इलाके को, उस पूरे जगह को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब वो इलाका कौन सा है उसके बारे में समझने के लिए मैं मैप से हेल्प लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैप के माध्यम से समझा सकूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। मतलब वो जगह कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जिसको हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो उस चीज़ को पहले हम समझते हैं और उसके बाद देखेंगे कि उसके महत्वपूर्ण से स्थान कौन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो सबसे पहले मैं इस भारत के मैप को यहाँ पे खड़ा करूँगा। ये है भारत का मैप। आज का अभी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत है, इन तीन देशों में ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान हैं। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो इन्हीं तीनों देशों को मिला के था। ये तो पूरा भारत हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान है, ये पूरा भारत है और ये पाकिस्तान है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पूरे भारत में नहीं फैली थी, कुछ राज्यों में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये है भारत के वो राज्य जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई के पश्चात। और अफगानिस्तान में दो जगह हैं, सुतगोई और मुंडिगा, उनके बारे में हम जानेंगे। पाकिस्तान में बहुत ही महत्वपूर्ण से क्षेत्र हैं। यहाँ पे कहीं हड़प्पा है, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर यहाँ पे बलूचिस्तान में भी कुछ सुटकांगीडोर हुआ, डाबरकोट हुआ, कोटदीजी चैनल हुआ, ये सब मतलब ये सब स्थल यहीं से पाए गए, जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं। आपने सुना होगा हड़प्पा के बारे में, आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो के बारे में, तो ये सब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कोई एक जगह पर नहीं थी, ये इन तीन देशों के कुछ हिस्सों में फैली हुई सभ्यता थी। मतलब यहाँ पे ये लोग सभ्यता थी, मतलब देश थी, देश जैसे भारत आज देश है, चीन एक देश है, वैसे ही वो भी एक देश थी जहाँ पे लोग रहते थे, लोग निवास करते थे। तो आपको एक मोटा मोटी अंदाजा मिल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे। इन सब क्षेत्रों में ये भारत का ये भाग, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और अब हम ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी पुरानी सभ्यता थी उसके बारे में हमें जानकारी इतनी बाद में क्यों कैसे पता लगी, इसके बारे में हमें अब कैसे पता लगा। और हम देखेंगे कि किसके योगदान से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको जानकारी मिली। तो आपको पता है कि हमारा देश गुलाम था, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। तो उन्हीं अंग्रेजों के माध्यम से, चूँकि शासन में वो थे, उनके ही माध्यम से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगा
कि जमीन के नीचे जो सभ्यता दब गई थी, ये सारे लोग जमीन के नीचे जो दब गए थे उनके बारे में खुदाई के माध्यम से हमें पता लगा। तो एक क्रमशः पता लगा, क्रमवार, कि कैसे कैसे, मतलब कि पहली बार खुदाई हुआ तो समझ में नहीं आया क्या हुआ, दूसरी बार में कुछ थोड़ा सा बातें जानकारी में आई, लेकिन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया कि ईंट पत्थर निकल रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जब लोग सीरियस हुए, जब उसके बारे में समझा गया ठीक से, जब उस पर गहन अध्ययन किया गया, तो जो चीज़ें नीचे से उभर के आई सामने वो बहुत ही अकल्पनीय और विश्वसनीय थी कि भाई पहले के लोग ऐसे रहते थे, इस हिसाब से रहते थे। इनमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, उसमें जो सबसे पहला योगदान था वो चार्ल्स मैसन का था। चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तान के दौरे पे गए थे। ये अंग्रेज अधिकारी थे, तो उनको वहाँ पे ही सबसे पहले हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा नामक स्थान जो मैंने बताया कि जो यहाँ पे है पाकिस्तान में, हड़प्पा के बारे में छोटे मोटे साक्ष्य मिले। मतलब अब साक्ष्य कैसे कि मतलब ज़मीन के नीचे से वहाँ पे ईंट निकल रहा था, तो वहाँ के गांव के लोग अपने घर को वहीं ईंट से बनवाए थे, तो वो वहाँ पे गए देखे, लेकिन उनको वो ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं लगा, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। लेकिन जो पहले अधिकारी थे चार्ल्स मैसन ही, जो हड़प्पा नामक स्थान के बारे में, उसके अवशेषों के प्रमाण के बारे में बताया कि हाँ वहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे नीचे से अवशेष निकल रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये जानने के लिए कि चार्ल्स मैसन कोई अधिकारी थे जिनके माध्यम से मतलब हमें पहले साक्ष्य मिले कि हड़प्पा भी कोई जगह है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नीचे दबा हुआ है, वहाँ से ईंट निकल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद बात है 1853 से 56 के बीच, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के, इनको आप जन्मदाता कह सकते हैं। पुरातत्व विभाग क्या होता है, तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पता लगा है, वो पुरातत्व विभाग से संबंधित है। तो इनकी रुचि उसमें बहुत विशेष थी, तो इनके बारे में प्रश्न आता है कि कौन ऐसा पुरातत्ववेत्ता था या जिसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई ठोस जानकारी दी, या सिंधु सभ्यता के बारे में कोई ठोस जानकारी हमें प्राप्त किया। तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बात 1853-56 के बीच की है। तो 1856 में ही, इनके बाद 1856 में ही बर्टन बंधु नामक 2 इंजीनियर थे। बर्टन बंधु नामक 2 इंजीनियर थे। जब कराची से लाहौर के बीच रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कराची है और यहाँ पे लाहौर है, इसके बीच में जब रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, बर्टन बंधु नामक 2 भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। और ये जो पटरी बिछाने का काम वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम के देख रेख में ही हो रहा था। तो उस समय अगल बगल वहाँ से खुदाई के बाद ईंट निकल रहे थे, तो उन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया पटरी बिछाने के समय, नीचे ईंटों को बिछाने के लिए। तो उस समय उनके मन में आया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो नीचे दबा हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम के, ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ये पहले ऐसे पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने ये हमें बताया कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ पे हैं, अगर इसको खुदाई किया जाएगा तो हमें बहुत सारा कुछ प्राप्त होगा। लेकिन जब ये आके अंग्रेजों को बताया तो उतना उस पर कोई सीरियस नहीं हुआ, मामला वही का वही दब गया। ये जो बर्टन बंधु थे वो दोनों इंजीनियर थे, रेलवे का पटरी बिछाने का कार्य उनको मिला था कराची से लेके लाहौर का। अब आते हैं उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, सर जॉन मार्शल। ये घटना है 1921 की। सर जॉन मार्शल जो उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, इनके प्रभार में, इनके देख रेख में, मतलब जब शुरू से जब चार्ल्स मैसन ने बात बता दिया कोई सीरियस नहीं लिया, अलेक्जेंडर कनिंघम के बातों पे लोग थोड़ा सा सीरियस हुए, लेकिन उसको वहीं पे दबा दिया गया। बाद में जब बातें और आगे गई तो
सर जॉन मार्शल ने इसमें अपनी रुचि दिखाई। उनको पता था कि वहाँ से ईंट निकले थे, उन्होंने सुना था कहानी, तो वो वहाँ के खुदाई का प्रभार लिए, वो प्रभारी थे। एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी कौन थे, इंचार्ज कौन थे, तो मतलब किसके इंचार्ज में मतलब वहाँ की खुदाई की गई, तो सर जॉन मार्शल। और ये लोग खुदाई करता थे, मतलब ये लोग इनके सहयोगी थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो हम ये देखेंगे कि उस समय सर जॉन मार्शल के देख रेख में जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे उस समय 1921 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की या खोज की। ठीक, खुदाई करता ये लोग थे, लेकिन इंचार्ज कौन थे, सर जॉन मार्शल। एग्जाम में यही पूछता है कि इंचार्ज कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। एग्जाम में अगर ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया, तो दयाराम साहनी 1921 खुदाई करता हुए थे और राखालदास बनर्जी 1922 मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया कि एक तरीका, मतलब कि उसके बारे में हमें पता लगा कि हड़प्पा ये है, ये यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, और बहुत सारा जगह के बारे में हमको जानकारी मिली। पसीने हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि जो साक्ष्य हमको मिले, जो हमें प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, तो अब कथा कहानी शुरू हुई पुरातत्ववेदों के साथ कि नहीं, मतलब इसका तिथि में ये कब की घटना है, वहाँ पे लोग कब रहते थे। जैसे आज चल रहा है 2020, अभी हम लोग हैं, तत्काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उस समय की बात बताइए, ये लोग कब के हैं, जो खुदाई में निकल रहे हैं, वो लोग कब वहाँ पर रहते थे। तो इसका जवाब है बहुत साल पहले। बहुत साल पहले मतलब ईसा पूर्व में। ये है ईस्वी, ये है 2020 ईस्वी, और ये घटना है जो वहाँ पे लोग रहते थे, ये घटना है 2350 से 1750 ईसा पूर्व की। ये ईस्वी है और ये ईसा पूर्व है, दोनों का अलग अलग मतलब है। अभी हम तत्काल में जब 2020 से एक साल पहले 2019, तो ऐसे पीछे आते आते आएगा जीरो। जीरो मतलब ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म, और उससे पहले की जितनी भी घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व में आती हैं। तो ये जो घटना है वो ईसा पूर्व की घटना है, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, बहुत प्राचीन लोग थे। ये घटना है 2350 ईसा पूर्व की, रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। लेकिन इनके तिथि को भी लेके अलग अलग मत हैं, अलग अलग पुरातत्व वेदों ने अलग अलग मत दिया है कि नहीं। तो हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को दो लोगों के बारे में ही जानना है। एक सर जॉन मार्शल ने क्या कहा, और एक रेडियो कार्बन 14 पद्धति जो हमारी एनसीईआरटी भी फॉलो करती है, उसमें क्या लिखा गया है। तो सर जॉन मार्शल जो अंग्रेज थे और प्रथम महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, उनका ये मानना था कि ये जो लोग थे वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व के थे। 3250 से 2750 ईसा पूर्व के लोग थे। अब चूंकि कोई साक्ष्य मिला नहीं है कि जिसके आधार पर हम एग्जैक्ट बता दें, लेकिन रेडियो कार्बन 14 एक साइंटिफिक पद्धति है जिसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा बहुत सही है, जो ये मानती है कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व के समय की ये घटना है कि जब वहाँ के लोग रहते थे। तो दो चीज हो गया, उसके बारे में पता कैसे लगा, ये लोग चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, बोल्टन बंधु जो इंजीनियर थे, और सर जॉन मार्शल, इनके सहायता से हम लोग खुदाई कर लिए। इन लोगों की सहायता से सर जॉन मार्शल ने बोला कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व की घटना है, और डीपी अग्रवाल जो भारतीय इतिहासकार हैं, उनका ये मत था, उन्होंने इसको सत्यापित किया कि ना ये बात सही है कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व की ये घटना
है कि जब वहाँ पे लोग रहते थे। तो सबके अलग अलग मत है, लेकिन हमको इतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम के पढ़ने से महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि वो जो लोग थे वहाँ पे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग रहते थे, वो लोग कहाँ के थे? क्या वहाँ के लोकल लोग थे, जैसे हम लोग फिलहाल अपने गांव के हैं, या कहीं बाहर से आए थे? तो इसके बारे में भी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। किसी का कहना कि नहीं वो बाहर से आए थे, और किसी का कहना वो यहीं के लोकल थे। जैसे आप लुसेंट में देखिएगा कि द्रविड़ व भूमध्य सागर ये थे लिखा है, ठीक? तो होगा तो कोई एक ही। तो जो भारतीय इतिहासकार हैं, जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं, वो लोग बोलते हैं कि द्रविड़ थे। और जो पुराने जो मतलब इंग्लिश समाज से बिलोंग करते हैं, जैसे जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, ये लोग, इनका मानना था कि ये लोग जो हैं भूमध्य सागरीय हैं। अब भूमध्य सागरीय हैं, इसका क्या मतलब है भाई साहब? तो इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये भारत है, ये ईरान है, यहाँ पे ये है भूमध्य सागर, इराक के आसपास का इलाका, जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरिया के लोग थे। तो वो जगह तो देखिएगा विश्व के मैप में, तो जो भूमध्य सागर है, वहाँ के जो लोग थे वो आए थे और यहाँ पे आके बस गए थे, यहाँ के बसिंदे थे। अब वो लोग आके यहाँ पे रहने लगे। तो कैसे मान लिया जाए कि भाई ना ये बात, ये मत सही है? मत तो अलग अलग हैं। कुछ लोग बोले ना द्रविड़ थे, और कुछ लोग बोले ना सुमेरियन थे, मतलब कि भूमध्य सागरीय थे। सुमेरियन, मेसोपोटामियन सब वही थे। मेसोपोटामिया जो है वो आज का इराक है, ठीक? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उस समय, उसी के आसपास भूमध्य सागर है ईरान के पास। तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप सिंपल सी भाषा में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय थे, ठीक मान दीजिएगा, ठीक है? और बहुतों का मानना था कि द्रविड़ थे। तो द्रविड़ मतलब क्या? जो आज तो नीचे इस साइड रहते हैं अभी, और उस समय के लोकल लोग, जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनको द्रविड़ बोला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अधिक प्रभावी रहा है। वहाँ के लोग भूमध्य सागरीय थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो लोग द्रविड़ थे। तो कंट्राडिक्शन तो है, क्योंकि उस समय जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे हम लोग कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते। साक्ष्य बहुत अजीबोगरीब मिले हैं, मुहर तो मिले हैं। भाव चित्रात्मक लिपि, आज आप लोग इमोजी का यूज़ कर रहे हैं, हा हा हा, लव रिएक्शन दे रहे हैं, चाहे थंबनेल दे रहे हैं, तो उस समय भी लोग भाव चित्रात्मक शैली में ही बात करते थे। तो जो हमको मुहर मिला है उससे कुछ ज़्यादा हम लोग को पता नहीं लग पा रहा है कि वो लोग कैसे थे, उनका व्यवहार क्या था। लेकिन जो एक आइडिया इतिहासकारों ने भवन निर्माण को देख के, यहाँ के भवन कैसे थे, यहाँ पे कैसे ईंटों का प्रयोग किया गया है, यहाँ के घर कैसे बनाए गए हैं, और मेसोपोटामिया जो भूमध्य सागर के घर थे उसके आसपास के उसके घर कैसे थे, तो जो समानताएं पाई गई हैं उसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग भूमध्य सागरीय थे। लेकिन किसी किसी का मानना है कि द्रविड़ थे। तो इसके बारे में मैं आगे जब प्रश्नोत्तर कराऊंगा तो उसमें आपको और डिटेल में बता दूंगा कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसके उत्तर में हम लोग क्या टिक मारेंगे। वैसे भूमध्य सागरीय आप टिक मार के आएंगे, ठीक? तो हम लोग इतना कुछ पढ़ लिए, इसको मैं मिटा। अब हमको ये जानना है बहुत ही आसान भाषा में, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। तो एग्जाम में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि जो साक्ष्य मिले हैं, कहीं से विशाल स्नानागार मिला है, कहीं से बड़ा सा अन्नागार मिला है, कहीं से ये पता लगा कि वहाँ पे समुद्री जहाज का व्यापार, मतलब व्यापार में सहायक था, वो गोदीबाड़ा था, हार्बर, बंदरगाह। कहीं से पता लगा कि वहाँ पे खेती होती थी, हल के साक्ष्य मिले हैं। कहीं पे हमको ये पता लगा है कि यहाँ पे युगल सावधान, मतलब पति पत्नी को या पुरुष स्त्री को एक साथ जलाया जाता था, मतलब सती प्रथा थी। शायद ऐसे ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। कहीं से हाथी का सिर मिला है, कहीं से एक श्रृंगी पुरुषों के मुहर मिले हैं,
मतलब इन सब चीज़ों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता 3 देशों को मिलकर फैली हुई थी। 3 देशों में, पहला अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत में सबसे ज़्यादा 945 स्थान पाए गए हैं। तो 945 जगहों पर खोदाई की गई है। तो वो जो स्थान पाए गए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही वास्ता रखते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में 475 और अफगानिस्तान में 2। ठीक, तो इससे पहले कि हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में समझें, एक बात मैं बता दूँ आपको कि जो उसका विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। ऐसे आप देख लो तो ऐसे मतलब त्रिभुजाकार में था। जैसे कि ये हो गया आपका 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट। एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है कि किस आकृति में है उसका जो विस्तार है, तो वो त्रिभुजाकार है। कैसे? जो ये छोर था ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। मैं आपको मैप में भी समझा दूंगा। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन था? तो ये जगह है मांडा। ठीक, क्या है? मांडा। ये है जम्मू एंड कश्मीर में, चिनाब नदी के बगल में, चिनाब नदी। दक्षिण में क्या है? दायमाबाद। दायमाबाद है महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है, तो आपको गोदावरी प्रवरा जो भी है, लेकिन प्रवरा नदी ही एग्जैक्ट है। पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और पश्चिम में सूतकांगेडोर। अभी मैं समझाऊंगा सब कहाँ कहाँ पे है। सूतकांगेडोर, ये है दास्क नदी, दास्क नदी के तट पे। ये है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक प्रांत है। और आलमगीरपुर है मेरठ में, मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के तट पर। हिंडन, एक बार आप इसको देख लीजिए और अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर लीजिए। ये इसका तो विस्तार हो गया। हम लोग इसको अब मैप में देखते हैं। ये है, यहाँ पे है आपका मांडा, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे है मांडा। ठीक, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे है मेरठ, ये बदायूं, ये मेरठ यहाँ पे है, नोएडा मेरठ। यहाँ पे है आलमगीरपुर। ठीक, अब महाराष्ट्र में यहाँ पे है दायमाबाद और यहाँ पे है पाकिस्तान में बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक प्रदेश है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। तो ये हो गया पूर्वी भाग। देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक, जब हम लोग इसको मिलाते हैं ऐसे, तो ये आप देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार है। ठीक, तो जो इसका विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। तो ये है इसका विस्तार। अब हम लोग ये देखेंगे, अब पूछता क्या कि मांडा किस नदी किनारे है? तो चिनाब नदी। मांडा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? तो हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश में है। बलूचिस्तान, सूतकांगेडोर किस नदी किनारे है? तो दास नदी किनारे है। दायमाबाद यहाँ पे है महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पे है। ठीक है, एक सेकंड।
अब एक चीज़ मैं और बता दूँ इसमें आपको, ये जो पाकिस्तान है 4 प्रांतों में विभाजित है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पाकिस्तान है वो 4 प्रांतों में विभाजित है। ये हमारा पंजाब है तो पाकिस्तान का भी एक पंजाब प्रांत है, ठीक। उसके नीचे पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, सिंध, ठीक। उसके नीचे पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और यहाँ पे उत्तर पश्चिम प्रांत है, ठीक। उत्तर पश्चिमी सीमांत, मतलब पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। तो ये जो पंजाब प्रांत है, जो पंजाब के जस्ट बगल में है, जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में चला गया, उस पंजाब प्रांत में ही हड़प्पा है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंध प्रांत है वहाँ पे है मोहनजोदड़ो, जो बहुत फेमस है, आप सुने हैं, मूवी बन गई है ऋतिक रोशन की, उसको देखिए एक बार। और जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें है सुल्तानगीडोर, ठीक। अब यहाँ पे कोई जगह नहीं पाया गया है। तो हमको जो विशेष राज्यों के बारे में, जगहों के बारे में पढ़ना है, उसमें हड़प्पा है जो यहाँ के पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो है जो सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के, और इधर लोथल है जो गुजरात में है, इधर कोटदीजी है, चान्होदड़ो है, उन सब के बारे में पढ़ना है हमको। रोपड़ है पंजाब में। तो इन सब जगहों के बारे में हमको ठीक ठीक से पढ़ना है। तो मैं लिस्ट बनाऊंगा कि किस किस जगह पे कौन कौन से स्थान पाए गए हैं और उन स्थान से क्या क्या प्राप्त हुए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा इस पे डिस्कस हो जाए कि हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता है। इसको हम लोग नगरीय सभ्यता ही बोलते हैं। कैसे भाई, देखा जाए थोड़ा ध्यान से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले नगर की खुदाई हुई, जिसके अवशेष में मिले हैं, वो हड़प्पा थी जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो उस हड़प्पा के ही नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है। अब आते हैं नगरीय सभ्यता। इसको क्यों बोलते हैं नगरीय सभ्यता? तो जब वहाँ पे खुदाई की गई तो जो नीचे से आधार निकला, जो वहाँ का स्ट्रक्चर निकला, तो वो टोटली शहर की तरफ था, मतलब शहर की जैसे था। सड़कें चौड़ी चौड़ी, नालियाँ ढकी हुई, नालियाँ एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। मतलब कि जो, अब सोचिए बात कब की है, आज से 4,000 साल पहले की बात है। और उस समय के लोग इतने विकसित थे, उनका सोच इतना डेवलप था कि नालियों को ढका जाता है, सड़कें चौड़ी बनेंगी तो टू लेन टाइप की समझ लीजिए आप। ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल होता था घर बनाने में। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। अब इसको समझ लीजिए क्या है ग्रिड पद्धति का। मतलब ये हो गया कि ऐसे ऐसे पूरा सब फैला हुआ, मतलब सड़कें एक दूसरे को ऐसे ऐसे, एक सड़क है, एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, मतलब पूरा एक जालनुमा नीचे में, जब है तो बिजली घर, ग्रिड स्टेशन उसको बोलते हैं, उस टाइप का पूरा एक जालनुमा नीचे में फैला हुआ। इसलिए इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं। वहाँ के घर किस पद्धति के अनुसार बनाए गए थे? तो ग्रिड पद्धति के अनुसार। ये एक जवाब हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता किस नाम जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता। उसको और कौन सा नाम है? तो नगरीय सभ्यता। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। अब जो कांसा है, ये मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। किसका किसका? कांटी का। काटी, कांटी जो टी बोलते हैं। का माने कॉपर, कॉपर माने तांबा, जो तांबा हम देखते हैं, और टी मतलब टीन। तो जब तांबा और टीन को मिलाया जाएगा तब जाके बनता है कांस। मतलब उस समय के लोग साइंटिस्ट भी थे, उन लोगों को दो धातुओं से तीसरी धातु को बनाने की जानकारी थी, तो कांस का वो लोग इस्तेमाल करते थे। और कांस का इस्तेमाल, एक मूर्ति मिली है वहाँ पे नृत्य करती हुई बालिका की, मोहनजोदड़ो से,
वो कांस्य की थी। मतलब जितने साक्ष्य मिले हैं नीचे से, उसमें जो अधिकतम धातु पाए गए हैं वो कांस्य के निर्मित थे। तो इसलिए इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसका टाइम पीरियड 2350 से 1750 BC, बिफोर क्रिस्ट या ईसा पूर्व था, को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। अब ये देखते हैं उसका क्षेत्रफल जो था, मतलब ये जो फैला हुआ था, ये जो अभी निकाली इसको, जिसकी क्षेत्रफल थी स्वतंत्रता से पहले, मतलब 1947 से पहले जो खुदाई में हमको पता लगा वो ये था कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है। लेकिन धीरे धीरे खुदाई और होती गई और स्थान मिलते गए, तो अब जो इसका आंकड़ा है वो 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। पहले था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, जो इससे प्रश्न कम आते हैं, लेकिन आपकी जानकारी की उसका क्षेत्रफल कितना है वो कोई पूछ दें तो ये जानकारी आपको रहेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि भारत के क्षेत्रफल है ना 32 लाख, उस टाइप से। तो उस समय 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर थी इसकी क्षेत्रफल। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब देख रहे मुझे बहुत पसीना हो रहा है। एक जानकारी मैं दूंगा आपको, आगे के वीडियोस के बारे में। ये भाग 1 था, इसको आप लोग ठीक से समझ के नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिए, कहानी आपको समझ में आ गई। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सा स्थान पाया गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, जो भी भारत में कौन कौन से स्थान पाए गए। मुश्किल से हम लोगों को 10 स्थान 12 स्थान के बारे में पढ़ना है। उनकी खुदाई किसने की, तो उसको खोद के कौन निकाले, कब की घटना है, कब उनको खोदा गया। जैसे हड़प्पा को 1921 में खोदा गया, ठीक। मोहनजोदड़ो को 1922 में खोदा गया। ऐसे ही लोथल को कब खोदा गया, कौन खोदा था, ये सब किस नदी के किनारे, क्योंकि लोथल किस नदी के किनारे है, ये प्रश्न बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ही हड़प्पा किस नदी के किनारे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। वहाँ से क्या क्या मिले हैं। तो जो अगला वीडियो होगा वो नंबर के अभाव, मतलब नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसके व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देख एक बार समझ जाइए कि मतलब क्या कहानी है। और अगले वीडियो में आपको सिर्फ अंक मिलेंगे, उसको देखने के बाद, समझने के बाद आपको सिर्फ अंक मिलेंगे कि एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे आप कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसी को बोलते हैं, नगरीय सभ्यता इसी को बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता इसी को बोलते हैं। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक थी, आदि ऐतिहासिक। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से, आदि ऐतिहासिक ये क्या होता है। चूंकि जो वहां की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, अज्ञात लिपि थी। ठीक, तो जो जिन जगहों के बारे में हमको कुछ साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वैसे समय काल को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, जिसके बारे में ना हमें कुछ अभी जानकारी है, ना कोई लिपि मिली है, ना हम उसके बारे में कुछ पढ़ पाए हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी तो मिलती है, साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो वैसे समय काल को हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक, सॉरी इसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक। ऊपर वाले को प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक काल में
जिनको ना हम पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना कोई साक्ष्य मिला है, तो वो प्राक ऐतिहासिक हो गया। आद्य ऐतिहासिक जिसमें साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसके बारे में हम ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, वो हो गया आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक में तीसरा ऐतिहासिक, इसके बारे में साक्ष्य भी मिले हैं और जिनको हम पढ़ भी पाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। जिनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, जिनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक। जिनके बारे में साक्ष्य तो मिला है, साक्ष्य मिला है, मोहरें मिली हैं, एक श्रृंगी प्रसु मिला है, लेकिन उसका फायदा क्या है, हमें कुछ समझ में आया नहीं है, उसके बारे में कुछ जानकारी ठीक से मिल नहीं पाती है, तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित थी, तो आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो अगला वीडियो होगा उसमें जो कंटेंट होंगे उसके माध्यम से उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें वैसे चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।